सब पे नजर, अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराफत अली, मैं पाकिस्तान हूं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। रियासत और सियासत दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं, क्योंकि रियासत होगी तो हुकूमत होगी, रियासत होगी तो अपोजिशन होगी, रियासत होगी तो नज़रियात होंगे, रियासत होगी तो उसका कानून होगा, आइन होगा, ज़ाब्ता होगा। लेकिन हमारे यहाँ सियासत की जाती है और सियासत को ही फोकियत दी जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें हुकूमत की तो हुकूमत ने अपोजिशन से कहा, पीडीएम से कहा कि जलसा ना करें, एनसीओसी ने कहा जलसा ना करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कोरोना का ख़तरा है, एहतियात ज़रूरी है, लेकिन अपोजिशन ने कहा नहीं, सियासत ज़्यादा ज़रूरी है। कराची में बारिशें हुई, सारा शहर डूब गया, लोगों के घर बह गए और इसके साथ साथ अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन वफाकी वज़रा और सिंध गवर्नमेंट नालों की सफाई के मामले में आपस में लड़ते रहे, क्योंकि सियासत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें भारत की, जिसने गैर कानूनी तौर पर हमारा कश्मीर हथिया लिया, लेकिन हम पार्लियामेंट में मुत्तफ़िका करारदाद पास करने में भी तकसीम रहे और अपने अपने अना के खोल में कैद रहे, क्योंकि सियासत बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें भारतीय पायलट की, जिसने पाकिस्तान की सरहदों पर मैली आंख से न सिर्फ देखा बल्कि ये जुर्रत की यहाँ आने की, और उसकी गिरफ्तारी हमारी सुनहरी तारीख है, लेकिन अयाज सादिक ने इस तारीख़ी फ़तह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, क्योंकि सियासत बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें पीडीएम के जलसों की, वही तमाम पीडीएम के लीडरान जो मार्च में लॉकडाउन का प्रचार करते नज़र आते थे, जो इमरान खान साहब का मजाक उड़ाते थे कि इन्होंने अगर लॉकडाउन ना किया तो लोगों की मरने की वजह इन पर होगी, ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे होगी। अब वही लोग, अब वही लीडर जलसों के वकील बने फिरते हैं, क्योंकि सियासत बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सब इश्यूज़ पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब साकिब सलीम कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी साकिब सलीम कुरैशी साहब, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया शराफ साहब आपका। सर, आजकल मुल्क में एक दफ़ा फिर कोरोना की लहर ना सिर्फ आ चुकी है बल्कि बिगड़ती हुई सूरत हाल हमारे सामने है, हॉस्पिटल की भी सूरत हाल हमारे सामने, और योमिया 50 के करीब अमवात रिकॉर्ड की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है उसमें भी बेशबहा इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन हमारी हुकूमती नुमाइंदे और हमारी अपोजिशन सभी एक गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में पेशावर में जलसा मुनक्कद किया पीडीएम की तरफ से, और स्टेज के ऊपर आपको वो तमाम लीडर नज़र आए होंगे जो मार्च में लॉकडाउन का प्रचार करते हुए नज़र आते थे, जो अपोजिशन के वो तमाम नुमाइंदे जो हुकूमत को, ख़ास तौर पर जनाब इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते थे कि ये लॉकडाउन ना करके लोगों को मारना चाहती है। अब इनके इस रवैये पर, इनकी सियासत पर, इनकी इस मुनाफ़कत पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया शराफत साहब, बड़ा अहम सवाल और बड़ा अहम मौजू आपने इस वक्त अपने प्रोग्राम में उठाया है और काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह की एक्टिविटीज़ इस वक्त हुकूमत की जानिब से की जा रही है, जो अपोजिशन की जानिब से की जा रही है, ये यकीनी तौर पर एक बड़ा अहम सवाल है जो आपने उठाया है। और आपने जैसे ख़ुद कह दिया कि ये मुनाफ़कत है, ये गैर ज़िम्मेदारी का रवैया है, तो मैं समझता हूँ बड़े मजबूत अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं। अब ज़रूरी इस अमर की ज़रूरत है कि समझा जाए आखिर ये हो क्यों रहा है। अब अगर हुकूमत की आप बात करते हैं, जैसे आपने ख़ुद अपने बयानिए में कहा है कि हुकूमत जो कि लॉकडाउन लगाना चाहती थी पहले, अब जिस तरह अपोजिशन जलसे कर रही है, तो ये वो लोग थे जो उस वक्त कहते थे कि हुकूमत लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती। इमरान खान की मैं बात करूँ तो देखिए, शुरुआत इमरान खान की जानिब से हुई है। आखिर हुकूमत की बात करूँ या अपोजिशन की बात करूँ, मैं एज ए कॉमन मैन बात करना चाहता हूँ कि जब आपके अपने मफादात होते हैं तो उस वक्त लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त कोरोना की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही आपके मफादात निकल जाते हैं तो फिर ज़रूरत होती है इस तरह के एक्शंस लेने की। जिस अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, ये वही अपोजिशन है जिसने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुहिम जारी रखी। उस वक्त भी जिस अमवात का जिक्र आप कर रहे हैं वो पाकिस्तान में हो रही थी। आखिर क्या वजह थी कि जो अमेरिका, जिसे आप अपना माई बाप कहते हैं, जिसे आप सुपर पावर कहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात में कोरोना क्यों नहीं हुआ? क्या वजह थी? सिर्फ वजह यही थी कि चाहे सियासतदान पाकिस्तान के हों या फिर बाहर के, ये वो लोग हैं जो हकीकी तौर पर मुनाफिक हैं। जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किया कि जब इन्हें अपने मफादात नजर आते हैं तो ऐसी कोई एक्शन नजर नहीं आता। पीडीएम के जलसे की आपने बात की है,
पीडीएम में जिस तरह के जलसे हो रहे हैं, जो पेशावर का आपने हालिया जलसे की बात की, गुजरावाले के इंतखाबात की बात कर लें, तो ये सब कुछ वही है। ये कोरोना आखिर आता कब है, जाता कब है, इसकी क्या टाइमिंग्स हैं कि इसे पता होता है कि जब जलसे होंगे तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, जब मार्केट्स में दुकानें बंद होंगी तब मुझे वहाँ जाना है, स्कूल बंद होंगे तब मुझे जाना है। तो ये आपके अपने सवाल में बड़ा अहम जवाब ने दिया है। ये खुद मुनाफिक है और मफादात की सियासत करते हैं, और जब तक ये होता रहेगा ये कोरोना का ड्रामा चलता रहेगा। सर, इसमें सियासत कहाँ है? हर जगह जो सियासतदान है उनकी सियासत, हर जगह सियासतदान है, अपोजिशन है, जो पीडीएम है उनकी सियासत सामने आ रही है, और इस सियासी जद्दोजहद में हुकूमत भी पीछे नहीं है। अगर हम हुकूमत की बात करें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात करें, क्या उनको दिल बड़ा करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए? आज भी हुकूमती नुमाइंदे उसी तरह ना सिर्फ जलसों में आगे हैं, बल्कि फैसलाबाद में एक अंडरपास की ओपनिंग के लिए एक जुलूस और एक जलसे की कैफियत वहाँ क्रिएट की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं हुकूमत की तरफ से भी। तो कैसे हम हुकूमत की रेट को कायम होते हुए देखेंगे? कैसे इनके कहने पे, हुकूमत के कहने पे अपोजिशन और पीडीएम अपने जलसे रोकेंगे, जबकि ये खुद वही चीज़ें कर रहे हैं? शराफत साहब, बड़ा अहम सवाल, और एक बार फिर आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत के रिट की आपने बात की है। मुझे ये बताइए, हुकूमत है कहाँ? क्या कैबिनेट में बैठने को हुकूमत कहते हैं, या 4 लोगों को अपने इर्द गिर्द बैठाने को हुकूमत कहते हैं? आपने बात की फैसलाबाद के उस पुल की कि जिसके इफ्तिताह के लिए जलसे जाते हैं। ये जलसे या ये जो रेले जाते हैं या रैलियां बनाई जाती हैं, ये सिर्फ आपको ये वाज़े बताने के लिए की जाती है कि कौम कहाँ खड़ी है। मैं समझता हूँ कि कौम इस वक्त सिर्फ बेवकूफ़ बन गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है, आप बार बार पीडीएम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पीडीएम में कौन लोग हैं? पीडीएम में वो लोग हैं जिनके खिलाफ इमरान खान ने केसेस बनाए। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बड़ी जिम्मेदारी से कि इमरान खान ने केसेस बनाए, क्योंकि अगर एहतसाब की बात होती है तो एहतसाब हमें एक तरफा नज़र आता है। अब पीडीएम की बात करते हैं कि पीडीएम में वो लोग हैं जिनका एहतसाब जारी है, पीडीएम में वो लोग हैं जिनके बाप दादे मुल्क से बाहर हैं, पीडीएम में वो लोग हैं जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हारे हुए हैं। ये लोग कोरोना को क्या जानेंगे? इनको कोरोना नहीं, इनके अवामी मफादात से कोई मतलब नहीं है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कोरोना अगर होता है तो एक मुतवस्सित तबके को क्यों होता है? ये कोरोना ऊपर के लोगों को क्यों नहीं होता है? कभी आप खबर सुनते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हुआ, बच गया, इमरान खान को कोरोना हुआ, चांसेस थे, खत्म हो गया, शेख रशीद को कोरोना हुआ, अस्पताल से जाके वापस आ गया। लेकिन एक सहाफी कोरोना के लिए जो अस्पताल जाता है वो वापस नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या वजह है कि जस्टिस वकार सेठ जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं, लेकिन अगर वापस आते हैं कोरोना से अफेक्टेड तो सियासतदान वापस आते हैं। तो ये मुनाफकत नहीं है, ये खुलेआम कत्ल किए जा रहे हैं, और इस कत्ल की सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, क्योंकि हुकूमत कहीं मौजूद ही नहीं है। आपने कहा कि ऐसी बातें कैसे मानेंगे अपोजिशन की? जी हुकूमत कह रही है कि आप जलसे ना करें, तो सवाल ये होता है शुरुआत किसने की थी? ये तो मजाक है क्या? गिलगित बल्तिस्तान की जब इंतखाबी मुहिम की बात हो रही थी, जलसे नहीं हो रहे थे? इमरान खान कोरोना को रोते हैं। जब हमने यहाँ पे माजत के साथ आपका ये जो इन्होंने टाइगर फोर्स का इतना बड़ा इनेकाद किया था, जिसमें इन्होंने अपने इनाकात की बातें करनी थी, अपने विजन देना था, वहाँ एहतसाब का नारा लगाया गया, वहाँ फिर चोर चोर के नारे लगाए गए, तो वहाँ जो लोग मौजूद थे, क्या उन्हें कोरोना नहीं हुआ था? क्या उस वक्त कोरोना मौजूद नहीं था? तो ये सिर्फ वही बात है कि जब हुकूमत शुरुआत करेगी तो अपोजिशन को सिर्फ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या यही वजह है कि जब हुकूमत इस्लाहात की बात करती है, जब हुकूमत जो रिफॉर्म्स की बात करती है या इलेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक करने की बात करती है और अपोजिशन की तरफ से क्लियर नो हो जाता है, क्या इसकी रीज़न भी हुकूमती रवैये हैं? क्या इसकी रीज़न भी यही है कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम लेके आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चोर चोर, डाकू डाकू, कोरोना नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, और इसी तरह के ट्विटर्स दाग दिए जाते हैं? क्या ये रवैये हैं? क्या इसमें सीरियसनेस आपको नज़र आती है? कैसे ये सब एक टेबल पे बैठे हुए नजर आएंगे? कौन इनको बिठाएगा? इस हीट को कौन कम करेगा? फौज। मैं वाज़े और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इन्हें एक टेबल पर अगर बिठाएगी तो फौज, इन्हें अगर सीधा करेगी तो फौज। फौज वाहिद इदारा इस पाकिस्तान का जो इन्हें सीधा कर सकता है। आपने बात की है एहतसाब की, खद्दारी की, नारों की, तो पहले ही पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ, जब तक आपको खुद पता नहीं चलेगा वज़ीर आज़म है, आपके पास कौन सी अथॉरिटीज़ हैं और किस अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन सा कानून आप लागू करवा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। बार बार आप कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ का कानून या एनआरओ देने की क्या आपके पास वो जगह मौजूद है? आपके पास वो
पावर मौजूद है कि आप किसी को एनआरओ दे सकते हैं? सर ठीक है, आप एनआरओ ना दें, आप उनके साथ मत मुफाहमत करें, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर, लोगों की जानों की खातिर आप एक टेबल पे बैठ तो सकते हैं, आप बात तो करें। आप मत उनके केसेस के ऊपर उनको एनआरओ दें, आप मत उनकी बात मानें, लेकिन कम से कम आप मुल्क की खातिर, आप तहरीके इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप अपनी ईगो और अना से बाहर निकल के, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस ईगो से, अपनी वर्डिंग से पीछे हट में उनके लिए कुछ शर्मिंदगी है, या क्या ऐसी रीज़न है, क्या ऐसी रुकावट है, आप क्या समझते हैं कि ये एक टेबल पे नहीं ला रही सब अपोजिशन को? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, थोड़ी सी शायद किसी को अजीब लग सकती है, लेकिन इमरान खान पठान है और पठान बड़ी सीधी और वाज़ेह बात करता है, और पठान के दिमाग में अगर कोई बात लग जाए तो चाहे वो सही हो या गलत हो, जब तक वो उसकी मर्ज़ी से नहीं होगी पठान उससे पीछे नहीं हटता। और यही वजह है कि कहा जाता है कि पठान बड़े मजबूत असाब के मालिक होते हैं। अब बात थोड़ी सी मैं मुख्तलिफ करता हूँ। आपने इमरान खान की बात की है, तो साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करें, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की बात करें, इन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए क्या किया है? क्या किया है माँ सिवाय चोरी करने के, माँ सिवाय कौम को नुकसान पहुँचाने के? ये और बात है कि चोरी किसी पर साबित हो रही है, किसी पर नहीं हो रही है, लेकिन हकीकी तौर पर इस मुल्क में जब भी हम कभी सुनते हैं कि जी पावर सेक्टर में इतना नुकसान हो गया है, आपके जो हैं वो लोन्स इतने बढ़ गए हैं, आपके पे बैक्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और आप बात करते हैं बिलों की, चीज़ों की, तो भाई सवाल ये पैदा होता है, ये शुरुआत कहाँ से हुई है, ख़त्म कैसे होगी? आपने कहा कि टेबल पे बिठाया जाए, टेबल पे कौन लोग बैठेंगे, किस तरह बैठेंगे? क्या बिलावल टेबल पे बैठेगा या मरीम नवाज साहिबा टेबल बैठेंगी जो कि नाअहल हैं? अब पाकिस्तान के कानून की आप ये बात देखें कि आपका कोड कहता है कि आपका एक जो लीडर है या जो भी आपका कायद है वो नाअहल है, तो जब एक शख्स नाअहल हो जाता है सियासत से, या उसे पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दिया जाता है, तो वही शख्स मशवरे दे रहा होता है, वही जलसों में खिताब कर रहा होता है, तो फिर आपकी हुकूमत के रेट या अदालत रेट कहाँ चली जाती है, इलेक्शन कमीशन के फैसले कहाँ चले जाते हैं? टेबल पर बैठना शराफत साहब आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है, और जैसे आपने इमरान खान को अपील की है कि वो कौम का सोचें, मुल्क का सोचें, तो मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर, बल्कि एक खबर ही आपको बता देता हूँ मैं आपको, कि फरवरी के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है। उसके बाद ये ना सिर्फ टेबल पे बैठेंगे, बल्कि टेबल पर वो तमाम कागज़ रख के माफ़िया मांगेंगे और कहेंगे कि प्लीज़ आप हमसे ये बात करें। अच्छा चलें जी, ज़बरदस्त आपने ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे प्रोग्राम में दी। आपने बीच में एक लफ्ज़ यूज़ किया कि फ़ौज इन सब को बिठा सकती है। आपको लगता है कि जहां जीबी के इलेक्शन हो या जीबी की मुस्तकबिल की बात हो तो इजलास जेएचक्यू में हो सकता है? क्या ये इजलास नहीं हो सकता कि जिसमें ये हीट कम की जाए, अपोजिशन को, पीडीएम को और हुकूमत को एक टेबल पे बिठाया जाए, जिसमें जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाएँ और ये जेएचक्यू हेड करे इसको? नहीं, जीएचक्यू तो देखें ऑफिशियली लीड नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ौज का काम सियासत में आना नहीं है, और एग्जैक्टली जीएचक्यू इसको लीड नहीं कर सकता। मेरा कहने का मकसद यही था कि फ़ौज इस मुल्क की जामिन है। अगर बाकी इजलास जेएचक्यू में हो सकते हैं तो मुल्क की खातर, मुल्क की बका की खातर, इन सब की इस रविश को, इस सोच को और इस रवैये को चेंज करने के लिए, एक टेबल पे बिठाने के लिए, ताकि मुल्क की बात की जा सके। कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की ज़िंदगी का सवाल है, वो हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा मेडिकल सिस्टम इतना बोझ नहीं उठा सकता। साकिब साहब, मैंने इस्लामाबाद के 4 हॉस्पिटल्स में कॉल करके पूछा, एक भी बेड खाली नहीं है। हमारा मेडिकल सिस्टम इस सारे बोझ को नहीं उठा सकता। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 गुना ज़्यादा ये हार्ड है इस दफ़ा का कोरोना। तो इस सारी सिचुएशन में कोई तो हो जो इस हीट को कम कर सके, और ये जो जलसे और ये जलूस और ये बिला वजह की जो एक एक्टिविटीज़ अवामी सतह पर देखी जा रही हैं, ये कैसे कम होंगी? देखें, मैं शराफत साहब आपको एक बात कहता हूँ, कॉमन बात करता हूँ, खबर की बात नहीं करता। मैंने पहले भी एक दफ़ा कही थी कि ये जो कोरोना है ना, ये आपका एक मेंटल वॉर है। इस वॉर को जीतने के लिए आपके आसाब पहले मजबूत होने चाहिए। जैसे आपने की, बड़ी अच्छी रिसर्च आपने की और आपने हॉस्पिटल्स की बात की है कि वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, तो मेरा सवाल फिर शराफत साहब यही, और आपसे भी सवाल मैं ये करता हूँ और बार बार पूछता हूँ लोगों से कि यार इससे सिर्फ इफेक्ट जो है मुतवसत तबका क्यों होता है? क्यों मुशीर, क्यों वज़ीर, क्यों वज़ीर आज़म, कोई हाई लेवल का बंदा इसमें इन्वॉल्व हो के क्यों नहीं मर जाता? हमें पता चले कोरोना मौजूद है। सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनकी हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि नंबर्स ऑफ टोल डेथ आपको बढ़ाना है तो आपने कोरोना का बहाना बनाया हुआ है। आपने बात की जीएचक्यू की मीटिंग्स के हवाले से, इजलासों के हवाले से कि एक टेबल पर बैठा जाए। देखें, आप ये कहते हैं, जो अपोजिशन स्पेशली बात करूँ, कि जब मुल्क में सैलाब आए तो फ़ौज मदद के लिए आ जाए, मुल्क में खादर ना खास्ता कोई ऐसा
इंसिडेंट हो जाए तो फौज आगे आ जाए। यार फौज आपको सरहदों पर संभाले या मुल्क के अंदर संभाले, जब अगर उसने मुल्क के अंदर भी संभालना है जो उसकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपकी कौम का हिस्सा, इस मुल्क का हिस्सा वो शामिल हो जाते हैं, तो फिर मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, ये कौम, ये सियासतदान डंडे के जोर पे समझने वाले हैं भाईजान, ये टेबल पे इस तरह नहीं बैठेंगे। और आप देखेंगे, मैंने फरवरी की बात आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि सारे सीधे हो जाएं, और अगर सीधे ये नहीं होंगे तो आप देखेंगे कि डंडे के जोर के ऊपर ये टेबल पे बैठेंगे। मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, आपको नजर आ जाएगा एक्टिविटीज कितनी तब्दील होगी। अपोजिशन जो बाएं बाएं कर रही है ये इंशाल्लाह आपको सीधे नजर आएंगे। और कोरोना का जो भी मामला है, मैं आपको चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मेरे अल्फाज हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे। कोरोना एक मेंटल वॉर है और इस वॉर से सिर्फ मुतवसत तबके को दबाया जा रहा है ताकि आप अवामी एहतजाज के लिए सड़कों पर ना आए, डर के बैठ जाएं। और जितना पैसा कमाया जा रहा है ये सारा अमीरों के पेट में जा रहा है, कोरोना नहीं है, इट्स जस्ट अ मेंटल वॉर। आप तमाम चैनल्स को बंद कर दें न्यूज के हवाले से कि कोई कोरोना की खबर नहीं देगा, आप देखेंगे फिर कोरोना कैसे फैलेगा। चलें साकिब सलीम कुरैशी साहब, ये आपकी अपनी एक राय है कि कोरोना नहीं है। चूँकि मैं मेडिकल और हेल्थ की भी बीट करता हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल्स का विज़िट करता हूँ, मेरे डॉक्टर्स के साथ भी लिंक हैं, मैं सारा दिन इस चीज़ को NCOC की वेबसाइट को भी मॉनिटर कर रहा होता हूँ। और इन सारी सिचुएशन को देखते हुए मैं तो एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि कोरोना मौजूद है, लेकिन आपकी अपनी एक राय, हम उसका एहतराम करते हैं। मैं माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट करूँगा और मैं एक बार फिर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के एक बात कहता हूँ। मैं पिछले 7 महीने से कोरोना पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और बड़े आइसोलेशन वार्ड्स में भी गया हूँ, चीज़ें भी की हैं, और ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। जिस दिन मैं कोरोना की मौत से मर गया उस दिन वाज़ेह तौर पर मैं कहूँगा या मेरे लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ़ तौर कहता था कि कोरोना नहीं है और इसकी मौत कोरोना से हुई है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ और मेरी मौत अगर कोरोना से हुई तो शायद कोरोना मौजूद होगा, लेकिन मैंने बड़े करीब से इन चीज़ों को शराफत साहब देखा है। आप इस गेम को नहीं समझ रहे, जो गेम चाइना से शुरू हुआ, जिसका फ़ायदा उठाया अमेरिका ने, फिर उसके बाद अब इसको पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। हमारे पास नॉर्मली बहुत सी डिजीज़ की बीमारियां हैं, अल्लाह खैर करे, यहाँ मलेरिया भी होता है, यहाँ आपको खसरे की बीमारियां भी होती हैं, हार्ट पेशेंट्स भी होते हैं, आपको ब्रेन ट्यूमर्स भी होते हैं। ये सब एक खेल है मौत का, जिसे कोरोना के डेथ टोल्स में डाला जा रहा है। आपको याद होगा शुरू में आपके प्रोग्राम के तवज्जो चलें, आज मैं दिल खोल के बात कर ही देता हूँ। जब शुरू में कोरोना आया था कितना हुआ था जी, आप मास्क पहने, ग्लव्स पहने, आप ये पहने, वो पहने। ओ भाई, वो सारी कीड़े, वो पैसा कहाँ से आया था, किन से खरीदा गया, किन के साथ दिया गया? आज गवर्नमेंट उसको ऑडिट करना नहीं चाहती है। चाइना जहां ये शुरू हुआ था वो मेंटल वॉर जीत के अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, और आप अपने बच्चों को स्कूल में कैद कर रहे हैं, पूरा साल आपने जाया कर दिया है। लेकिन जलसों में, जैसा जो आपका प्रोग्राम का टॉपिक है कि जलसों में कोरोना नहीं होता, शादी हाउस में कोरोना हो रहा है, लेकिन ओपन ग्राउंड में शादी हाउस आप करें, शादियां करें, वहां कोरोना नहीं। ये कैसी मंतक है कि जहां 300 की गैदरिंग है वहां कोरोना नहीं, जहां 3000 की गैदरिंग है वहां कोरोना हो सकता है? यही मंतक, यही इनकी सोच, यही रवैये तो हमारी समझ से बाहर हैं। जब इनकी अपनी बेटियों की शादी होती तो मंगनी की तकरीब पर आपको कोविड पॉजिटिव का टेस्ट अगर होगा तो आप शामिल नहीं हो सकते, नेगेटिव का टेस्ट दिखाना पड़ेगा। जरदारी की बात करें, नाम लें आप, जरदारी की बात करें। जी बिल्कुल। और इसी तरह अगर जरदारी साहब पेशी पे आते हैं लेट या नहीं आते तो कोरोना की वजह से, अगर नवाज शरीफ साहब का इलाज लेट हो जाता है तो कोरोना की वजह से, और अगर इन सब के तकारीब और PEC के इजलास से ख्वाजा आसिफ साहब उठ के चले जाते हैं क्योंकि उनके 5 दोस्तों को कोरोना हो चुका हुआ है, लेकिन ये जो हज़ारों लोगों का मजमा जमा किया जाता है, ये जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए, ये जो झूठी सच्ची बातें उन तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा। मार्च में यही लोग कोरोना का प्रचार करते रहे, मार्च में यही लोग लॉकडाउन करते रहे, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन अब इनकी सियासत इनके लिए अहम है, अब इनके ज़ाती मफादात इनके लिए अहम है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।